नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, जिससे लोग स्वास्थ्य के महत्व को लेकर जागरूक हो सके। महामारी के इस मुश्किल वक्त में जब भारत के साथ साथ पूरी दुनिया कोरोना की दूसरी लहर देख रही है, ऐसे में आज के इस खास दिन को सेलिब्रेट करना और जरूरी हो जाता है। आज जरूरी है कि हम स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी कई समस्याओं के बारे में खुलकर बात करें और इलाज के उचित उपायों पर फोकस करें। आज वर्ल्ड हेल्थ डे के खास मौके पर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिद्धांता रेड क्रॉस अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय जी। आज एक कुशल सर्जन, मशहूर विचारक, नवाचारी, शिक्षाविद, लेखक, रिसर्चर, प्रशासक और मानवता के लिए डॉक्टर वार्ष्णेय का नाम जाना जाता है। डॉक्टर वार्ष्णेय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर वार्ष्णेय जी, स्वागत करते हुए मेरा आपसे सवाल यह है कि आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। आज के दिन आप हमारे दर्शकों को स्वस्थ जीवन शैली के बारे में सबसे पहले कुछ बताइए। देखिए, इस कोरोना की महामारी ने हमें यह अच्छे से समझा दिया है कि हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, योगा, इन सब का ज़िंदगी पे कितना अच्छा असर पड़ता है। इसलिए अब हम लोगों को एक बहुत ही संतुलित ज़िंदगी जीनी चाहिए, जिसमें हम खान पान का ध्यान रखें कि उसमें ऑर्गेनिक फूड हो, ताज़ा खाना हो, एक्सरसाइज और योगा टाइमली करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक हमारा अच्छा सा होना चाहिए, जिससे हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस कम से कम रहे। ठीक है डॉक्टर वार्ष्णेय जी, जिला अस्पताल का अपना महत्व है, लेकिन आपके अनुसार कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए सरकार के साथ मिलकर प्राइवेट हॉस्पिटल किस तरह मददगार सिद्ध हो सकते हैं? देखिए, अगर अपन अर्बन एरियाज की बात करें तो सरकारी अस्पताल सिर्फ 1/4 पॉपुलेशन को कवर करते हैं। करीब 3/4 पॉपुलेशन का इलाज तो प्राइवेट अस्पतालों में ही होता है अर्बन एरियाज में। और ये बहुत सर्वविदित है कि महामारी में प्राइवेट अस्पतालों को सरकार के साथ हाथ में हाथ मिलाकर ही चलना पड़ेगा, तभी अब हम इस महामारी से निपट पाएंगे। ठीक है। इसके लिए सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पूरी व्यवस्था ऐसी बने, पॉलिसीज ऐसी बने कि जिससे ना कि मरीज को परेशानी हो और ना ही प्राइवेट अस्पतालों का कोई नुकसान हो। उनके ऊपर जितनी भी प्राइस को लेके बंदिशें डाली जाती हैं, उसमें ध्यान देना चाहिए कि वो प्रैक्टिकल हों और उसमें कोई नुकसान ना हो रहा हो। डॉक्टर वार्ष्णेय जी, अब मैं बात करना चाहूँगा पीपीपी मॉडल की, जिसकी चर्चा देश में लगातार होती रहती है। आपने भी पीपीपी मॉडल पर सिद्धांता रेड क्रॉस अस्पताल शुरू किया और आज प्रदेश में एक बड़ा नाम बना लिया है। ये अक्सर देखा भी गया है डॉक्टर वार्ष्णेय जी कि हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ इलाज कराना चाहता है। आपने अस्पताल की शुरुआत किस तर्ज पर की? इस हॉस्पिटल की यूएसपी क्या है? हमारी यूएसपी है क्वालिटी हेल्थ केयर एट अफोर्डेबल प्राइस फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। हम चाहते हैं कि एक अच्छा इलाज अमीर एवं गरीब दोनों का करें हम लोग। अमीरों से इलाज के डॉक्टर को फीस थोड़ी ज़्यादा मिलती है, गरीबों से उनको कम मिलती है। इसे हम मॉडिफाइड रॉबिनहुड पॉलिसी कह सकते हैं, अर्न फ्रॉम द रिच एंड सर्व द पुअर। ठीक है डॉक्टर वार्ष्णेय जी, आज आपसे 2 लाख से ज़्यादा मरीज कंसल्ट कर चुके हैं और आपने 22,000 से ज़्यादा ऑपरेशंस भी सफलतापूर्वक किए हैं। आप अपने अनुभव के आधार पर दूसरे सर्जन्स को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? देखिए, मेडिकल फील्ड एक नोबल प्रोफेशन है। इसमें इतना काम है कि ना कभी बीमार ख़त्म होने वाले हैं ना बीमारी। समय का तो कोई ध्यान ही नहीं रहता है, 24 घंटे बीमारी और बीमार लगे रहते हैं। मेरा तो यही कहना है कि अगर हम मेडिसिन को हॉबी बना लेंगे तो हम कभी भी थकेंगे नहीं। दूसरा यह है कि इस प्रोफेशन में पैसे को कभी भी प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। जॉब सेटिस्फैक्शन एंड पेशेंट सेटिस्फैक्शन हमारे मेन गोल होने चाहिए। लक्ष्मी जी तो सरस्वती जी के पास अपने आप आई जाती है। जी डॉक्टर वार्ष्णेय जी, मैं सवाल पर आऊंगा, लेकिन एक उपलब्धि का बताना चाहूंगा दर्शकों को।
मध्य भारत का प्रथम लिवर ट्रांसप्लांट, देश का पहला लिवर ट्यूमर रेडियो फ्रिक्वेंसी, प्रदेश का पहला एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड जीआई फिजियोलॉजी लैब की शुरुआत और प्रदेश का पहला डीएनबी जीआई सर्जरी सुपर स्पेशलिटी कोर्स। डॉक्टर वार्ष्णेय जी, आपको ऐसी कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। आगे भविष्य में आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं? हमने ये सिद्धांता रेड क्रॉस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को अब जब 5 साल चला लिया है, तब हमको ये लगता है कि अब हम बड़े प्रोजेक्ट के लिए तैयार हैं। तो एक तो हम एक 400 बिस्तर का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्लान कर चुके हैं, जिसमें करीब 100 बिस्तर हम गरीब एवं आयुष्मान के लिए भी रखेंगे। यह कहने को तो प्राइवेट हॉस्पिटल होगा, पर यह काफ़ी कुछ ट्रस्ट हॉस्पिटल के तर्ज पे चलेगा, जैसे कि गंगाराम। हम लोगों ने एक फार्मा फैक्ट्री युगांडा में भी डाली है, जिसका काम काफ़ी कुछ हो चुका है और 4-5 महीने में उसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और इस महामारी में जब हम लोगों ने देखा कि एक्टिवेटेड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और इंटरमीडिएटरीज जो कि दवाइयाँ बनाने के काम आती हैं, तो भारत करीब 85% चीन के ऊपर निर्भर था। तो अब सरकार ने इनके प्रोडक्शंस के लिए भारत में काफ़ी जोर डाला है और प्रोत्साहन दे रही है। इस दिशा में भी हमने पीथमपुर में एक एक्टिवेटेड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और इंटरमीडिएटरी की फैक्ट्रीज का काम शुरू किया है। ठीक है सर, आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। हेल्थ सेक्टर में आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं थोड़ा फ्लैशबैक में जानना चाहता हूं और कुछ और चर्चा आपसे करना चाहता हूं। आप स्कूल और कॉलेज में हमेशा अव्वल आए, मेडिकल कॉलेज में 13 गोल्ड मेडल, बेस्ट ऑलराउंडर का मेडल, प्रदेश में फाइनल प्रूफ के दौरान सबसे ज्यादा नंबर आपने भी हासिल किए। रिकॉर्ड आज तक 75 साल में कोई नहीं तोड़ पाया, ये हम दर्शकों को बताना चाहते हैं। आप समाज को वापस देने में विश्वास रखते हैं, कर्म करने में विश्वास रखते हैं। आप मेडिकल के अलावा समाज सेवा में भी अग्रणी हैं। क्या आप दर्शकों से इस बारे में कुछ साझा करना चाहेंगे? मेरा ऐसा सोचना है कि इंसान के ऊपर कुछ ऋण होते हैं। तो वन हैज़ टू कंट्रीब्यूट टू प्रोफेशन, वन हैज़ टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड वन हैज़ टू कंट्रीब्यूट टू नेशन। तो हमें अपनी ज़िंदगी में देखना बहुत ज़रूरी है कि हमने अपने प्रोफेशन में कुछ ऐसा दिया जिससे उसका कुछ विकास हुआ। इसी तरीके से सोसाइटी भी आपको याद रखे कि आपने उनके लिए कोई चीज़ की है, और देश के लिए आपने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ऐसा विकास किया हो, नाम किया हो, कुछ आपने कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हों। मेरा यही ध्येय रहता है कि आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में कर पाएँ। डॉक्टर साहब, आज पूरा देश कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से परेशान है, डरे हुए हैं लोग, सभी आर्थिक गतिविधियां गड़बड़ा गई हैं। इस बारे में आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस महामारी ने हमें कई चीज़ें सिखाई हैं। ये बात तो सही है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही बुरी तरीके से इकोनॉमिकली पिटे हैं, जैसे कि टूरिज़्म है, हॉस्पिटैलिटी है, छोटी मोटे लोग हैं, जैसे छोटी दुकानें थीं, नाई की दुकानें थीं, ऑटो रिक्शा वाले, ठेले वाले, इन लोगों का तो बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन उसने हमको कई चीज़ें ये भी सिखाई हैं कि स्वच्छता का क्या इम्पोर्टेंस है, अच्छे स्वास्थ्य की क्या इम्पोर्टेंस है, टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस बताई है। मेरे ख्याल से कोरोना हमें यह भी सिखाना चाह रहा है कि अब समय आ गया है कि हमको काम करने की रूपरेखा, काम करने के तरीक़ों को थोड़ा सा बदलना चाहिए, टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना चाहिए, जैसे कि आईटी टेक्नोलॉजी है, ई प्लेटफॉर्म्स हैं। हम यह भी महसूस कर पाएँ कि ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिनके बिना हम ज़िंदगी उसी तरीके से अच्छे से बिता पाते हैं, अच्छे से जी पा रहे हैं, जो हम कोरोना महामारी के पहले सोचते थे कि ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। और ये जो इस समय का समय है, ये दौर अंतिम समय है इस महामारी का, वैक्सीनेशन शुरू हो गए हैं, तो हमें ये इस समय बहुत जागरूक रहना है ताकि हम लोग मास्क का यूज़ रखें, सैनिटेशन को अच्छे से यूज़ करें और भीड़ से बचें। डॉक्टर सुबोध साहब, आज का दौर बेहद मुश्किल है। लगातार एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी चर्चा होती रहती है कि एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत बढ़ रही है। सर, आप खुद एक बड़े हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर भी रहे हैं।
सर, आपका हॉस्पिटल और आप इस स्थिति से उबरने के लिए सरकार के लिए कैसे मददगार साबित हो सकते हैं? देखिए, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम एक अब स्किल इंडिया के तहत वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को चालू करें, जिसमें हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स की ट्रेनिंग कर सकें, ताकि इन लोगों को हेल्थ केयर में इंडस्ट्री में आगे काम मिल सके। क्योंकि हेल्थ केयर, फार्मा, मेडिकल इंश्योरेंस, एग्रो, न्यूट्रिशनल एग्रो प्रोडक्ट्स, इन चीज़ों का मार्केट तो अब बढ़ना ही बढ़ना है। तो हम लोग इन एरियाज़ में भी कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, जिससे नौकरियां बढ़ेंगी, और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं ये सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। डॉक्टर सुबोध, आपको कई जिंदगियों को नई उम्मीद से जोड़ा है। आपके मुताबिक हर मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? आई मीन टू से कि लास्ट टारगेट क्या होना चाहिए? हम बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन कई बार पीछे रह जाते हैं या बहुत आगे बढ़ने के चक्कर में बहुत गलतियां भी कर जाते हैं। देखिए, जो लाइफ है उसके बहुत से पहलू होते हैं, तो हमें सारे पहलुओं को बड़े बैलेंस में जीना चाहिए। हम ये नहीं कर सकते कि हमारा एक पहलू बिल्कुल ज़ीरो है और दूसरे पहलू में हम बहुत अच्छे हैं। हमें ज़िंदगी के हर पहलू में कंट्रीब्यूट करना है, और जब मृत्यु आए तो कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि काश मैं ये भी कर लेता, मैं ऐसे भी जी लेता। इसलिए ज़िंदगी के हर पहलू को पूर्ण रूप से जीना चाहिए, और यह लगना चाहिए कि हमने अपने जीवन में देश के लिए और समाज के लिए कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। डॉक्टर सुबोध सर, एक अच्छी सेहत के लिए अच्छी लाइफस्टाइल कितनी ज़रूरी है? अच्छी सेहत अगर आपकी नहीं होगी तो आपकी एफिशिएंसी पे बहुत असर पड़ेगा। तो आपको अच्छी सेहत तो रखनी ही पड़ेगी, तभी आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे और रह पाएंगे। और अच्छी सेहत के लिए आपको एक नहीं कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। आपको आपकी दिनचर्या को संतुलित बनाना पड़ता है, आपको आपके खान पान को संतुलित बनाना पड़ता है, आपको योगा, एक्सरसाइज, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए कि दिन भर का जितना स्ट्रेस होता है उसको शाम को आप किस तरीके से न्यूट्रलाइज करके जब सोएं तो एक बहुत अच्छी आपको नींद आए। डॉक्टर सुबोध सर, मेरा एक जनरल सवाल है जनरल पब्लिक के लिए। सर, हर किसी के लिए संभव नहीं है कि वो डॉक्टर से संपर्क करे और जाने और समझे उसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अमूमन जो दर्शक इस वक्त हमारे से जुड़े हुए हैं, अगर आम भाषा में समझा सके आप उन्हें कि हमें खाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी सेहत पूरी तरह से दुरुस्त रहे। देखिए, एक चीज़ तो यह देखें कि खाना साफ होना चाहिए, तो कोशिश यह करनी चाहिए कि हमेशा गर्म खाना लें, क्योंकि उसमें मिलावट होने का या उसका ख़राब होने का या उससे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम होते हैं। तो जब कभी बाहर कुछ खावें तो गर्म चीज़ खावें, जैसे सलाद है या ठंडी चीज़ें हैं, उसको अवॉइड करें। दूसरा, पानी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें साफ़ पानी का सेवन करना चाहिए, और कहीं भी हमें शक होता है कि वो पानी सही नहीं है तो उस पानी को ना पिएं। सब्जियां, फ्रूट्स, यह चीज़ें हमारे ज़िंदगी में हमको संतुलित मात्रा में लेनी बहुत ज़रूरी है। यह जो आजकल पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड, ये सब जो जंक फूड्स हैं, यह टेस्ट के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन शरीर के लिए उतने अच्छे नहीं हैं। तो हमको अपने खाने को थोड़ा सा वापस, जो पुराने ज़माने में हम लोग नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते थे, वो हमको ज़्यादा करना चाहिए। और ये जो रेडीमेड रिफाइंड फूड्स इतने सारे आजकल जो टेस्ट में सिर्फ अच्छे लगते हैं, उनको बहुत कम से कम मात्रा में लेना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर वजन सुबोध का अपना ध्यान रखें जी। कभी भी अपना वजन जो नॉर्मल वजन होना चाहिए उससे 10% से ज़्यादा ना हो। सर, कोरोना काल में ये बातें और भी ज़्यादा समझने के लिए ज़रूरी हो जाती हैं, और अगर अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली वर्ल्ड हेल्थ डे पर एक हम नई शुरुआत कर सकते हैं अपनी सेहत को दुरुस्त करने के लिए। सर, मेरा अगला सवाल आपसे कोरोना काल को लेकर ही है। देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जनता से ये अपील कर रहे हैं 2 गज की दूरी का ध्यान रखें और मास्क ज़रूर पहने।
कई लोग इन बातों को बहुत हल्के में ले लेते हैं या फिर इसे गैर जरूरी समझते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम भारतीय जब कभी कोई एक डिसिप्लिन की बात आती है और उसको हमको कंपल्सरीली फॉलो करना होता है तो हम कोशिश करते हैं उसको रेजिस्ट करने के लिए। ये हमारी एक बेसिक क्वालिटी है। आप देखिए कि हम भारत में कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, ये हमारी बहुत कॉमन आदतें हैं। और वही जब हम लोग बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो हम बिल्कुल बदल जाते हैं, लेकिन वापस जैसे ही इंडिया आते हैं तो फिर से वही काम करने लगते हैं। यह जो मास्क है, ये हम लोगों को दिल से, दिमाग से अपनी उसमें समझना चाहिए कि यह हमको कितनी और दूसरी बीमारियों से बचाता है। हम लोगों ने कोरोना काल में ये देखा कि जो अस्थमा के पेशेंट्स होते थे, जो चेस्ट इन्फेक्शन के पेशेंट्स होते थे, जो फूड पॉइजनिंग के पेशेंट्स होते थे, गैस्ट्रोएंटराइटिस के, ये सब कितने कम हो गए थे। और ये सब इसीलिए कम हुए कि मास्क लगाने से आपके चेस्ट इन्फेक्शन कम हो गए, बाहर के खाना कम हो गया तो फूड पॉइजनिंग और गैस्ट्रोएंटराइटिस कम हो गई। तो ये जापान की बात करें, डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरफेयर यू, मैं एक बार जोड़ना चाहता था। लगा क्योंकि उनके यहाँ तो 40 से 60% पॉपुलेशन। सर मैं एक बार जोड़ना चाहता था, आप जो बता रहे हैं, कई लोगों में अवधारणा है कि अगर हम मास्क पहनते हैं तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। कुछ लोगों को यह ज्यादातर जो है ना दिमागी एक चीज भी कह सकते हैं कि लोगों को तकलीफ होती है। हाँ, लेकिन जब वो सीढ़ी चढ़ रहे हैं, जब वो थोड़ी सी तेज चलते हैं, तो ये बिल्कुल सही है कि आपको मास्क पहनने से परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए मेरा ये कहना रहेगा कि अगर आप ऐसे समय के लिए दूसरे तरह का मास्क का उपयोग करें जिसमें फिल्टर होके हवा अच्छे से अंदर आ सके, और ऐसा एक मास्क जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क, उसमें हम लोगों को कभी भी सांस नहीं घुटती और हम लोग तो पूरे पूरे दिन उसको यूज़ करते रहते हैं। तो अगर सही तरीके का मास्क भी अगर हम यूज़ करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपकी सांस उससे घुटनी चाहिए। सर वैसे तो आप एक जाने माने सर्जन हैं, लेकिन इस कोरोना से कंसर्न मेरा आपसे एक और सवाल है। सर जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो उस वक्त जो लक्षण होते थे, कई जानकार ये कह रहे हैं कि अब लक्षणों में तब्दीली आ गई है, क्या ऐसा है? बिल्कुल, हम लोगों ने ये देखा है कि अब जो है ज़रूरी नहीं है कि मरीज सांस फूलने और खांसी से आए। हमारे कई मरीज जो हैं लूज मोशंस, पेट दर्द, कमर दर्द, बॉडी एक, इससे आ रहे हैं। और ये तो हमको देखने में मिल रहा है कि कई बार जैसे क्लॉटिंग हो जाती है ब्रेन में और वो कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं। तो कोरोना के सिम्टम्स या अब जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो कई अलग अलग तरीके की भी हैं। बिल्कुल सर, बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात बताई है इस कोरोना काल में, क्योंकि कई तरह की भ्रांतियां होती हैं, लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं, अमूमन उन्हें जवाब मिलता भी है तो जिस स्तर पर मिलना चाहिए नहीं मिलता है, और फिर गलतफहमी हम पाल लेते हैं। सर सर ये गलतफहमियां कितनी घातक हो सकती हैं, हमें किन किन बातों का इस कोरोना काल में ध्यान रखना है एक आम आदमी के तौर पर? देखिए, जैसा ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर अभी जैसे वैक्सीनेशंस आए हैं तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, जब तक 2 वैक्सीनेशन लग के 3 हफ्ते ना बीत जावे तब तक हम ये नहीं मान सकते कि हमारे अंदर इम्यूनिटी आ गई है, पहला। दूसरा, अगर 3 हफ्ते बीत भी गए और हमारे अंदर बहुत एंटीबॉडीज़ हैं, उसके बावजूद भी हम री इन्फेक्शन से नहीं बच सकते। री इन्फेक्शन होगा, लेकिन उसके जो सिम्टम्स होंगे वो बहुत माइल्ड होंगे, बहुत माइल्ड होंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मास्क है, जब तक ये कोरोना पूर्ण रूप से कंट्रोल में नहीं आता है, मास्क और 2 गज की दूरी, यह तो हमको हमारे कल्चर में, हमारे लाइफ स्टाइल में उतारनी ही पड़ेगी। दूसरा ये भी है कि अगर आपको एक बार कोरोना हो गया तो आपको दूसरी बार नहीं हो सकता, ये भी गलत है। आपको कोरोना होने के बाद एंटीबॉडीज भी बन जाती हैं और आपको कोरोना फिर से हो सकता है जी। तो आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल, मास्क, 2 गज की दूरी, यह तो अब आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। सर लोगों के बीच एक और अवधारणा है,
वैक्सीनेशन की 2 डोज लगना कोरोना से बचाव है या फिर इससे बचने की गारंटी है? जैसा मैंने कहा, गारंटी नहीं है, लेकिन जैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको कि अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो करीब 50% लोग होते हैं जिनको माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक होगा कोरोना, 40% लोगों को मॉडरेट होगा और 10% को सीवियर होगा। लेकिन अगर आपको 2 वैक्सीन लग गए हैं तो आप ये मान के चलिए 90% लोगों को एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स होंगे और 10% को मॉडरेट। तो सीवियरिटी ख़त्म हो जाती है, मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है। तो इसीलिए वैक्सीनेशन से फ़ायदा ही होना है। डॉक्टर सुबोध सर, अब मेरा सवाल आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। सर, आप कैसे मैनेज करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ? जैसा मैंने बोला कि मैं अपने प्रोफेशन को हॉबी मानता हूँ, तो जब कभी मुझे फ्री टाइम मिलता है इस हॉबी से तो मैं पिक्चरें देखना, जंगल की सैर, सोशलाइजिंग, पार्टीज़, रेस्टोरेंट जाना, थिएटर्स जाना, इस तरीके से मैं समय बिताता हूँ अपनी फैमिली के साथ और अपने दोस्तों के साथ। जी डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय जी, आपने कई मुश्किल सर्जरीज में बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। आज वर्ल्ड हेल्थ डे के इस अवसर पर आपकी उपलब्धियों को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सम्मानित करता है। डॉक्टर वार्ष्णेय जी, आपको बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर सुबोध, वर्ल्ड हेल्थ डे के खास मौके पर हमसे खास बातचीत के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्डिंग ए फेयरर एंड हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन, ये साल वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम है। हम सभी मिलकर एक स्वस्थ विश्व के निर्माण की ओर कदम बढ़ाएं। इसी कामना के साथ हमारे आज के इस खास शो में बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।